जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर लेके आए हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। दोस्तों मैं पहले से ही अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र के पिता, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, फिर मनी के बारे में बताया कि मनी क्या होता है, मनी किस पर आधारित होती है, अर्थशास्त्र पर आधारित होती है। उसके बाद दोस्तों मैंने बात किया बैंकों के बारे में। बैंकों में मैंने क्या बताया आपको कि बैंकों की स्थापना कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ से, किस देश से ये आया है, और इंग्लैंड यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड से पूरे विश्व में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों आगे हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे आरबीआई के बारे में, यानी हमारे भारत में जो बैंकों का बॉस है, सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है, वो क्या है दोस्तों? वो है आरबीआई। दोस्तों आरबीआई की स्थापना यानी आरबीआई के वर्णन करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब मैं प्रश्न करता हूँ लास्ट में कि बैंक दर क्या होता है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। आप लोग जब इंटरनेट पे सर्च मारते हैं तो आप लोग प्रीवियस देख लेते हो, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का पहले का देख लेते हैं। कुछ लोगों ने रिप्लाई किया था 5.15, तो इस तरीके से। मगर हमारा एक कहना है कि आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके वहाँ सर्च किए करो तो हमेशा अपडेट करता रहता है, हमेशा अपडेट करता रहता है। तो दोस्तों वहाँ से अगर आप उठाएंगे प्रश्न को, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको रिप्लाई बिल्कुल अच्छा से मिलेगा और मैं इस प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, लेकिन अभी नहीं। आप वीडियो को देखते रहे, इसी बीच में दूंगा या तो फिर मैं अगले वीडियो में इसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब उससे पहले आइए हम बात करते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या है दोस्तों? आरबीआई के वर्णन कैसे किया जाएगा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। आइए बात करते हैं। आरबीआई जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, एक अधिनियम बनाया गया था 1 साल पहले ही 1934 में। वर्ष 1934 के तहत हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। उस समय इसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ थी। अधिकृत पूंजी क्या मतलब इसका? यानी इसमें जो कुल पूंजी एकत्रित किया गया था, इकट्ठा किया गया था, शेष रखा गया था, वो कितना था? 5 करोड़ रुपए। कितनी थी दोस्तों? 5 करोड़ रुपए थी अधिकृत पूंजी। हमेशा याद रखिएगा, पूछता था जब आरबीआई की स्थापना हो रही थी तो उस समय उसकी अधिकृत पूंजी कितनी थी? तो कितनी? 5 करोड़ रुपए थी। अब बात करते हैं दोस्तों 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जब राष्ट्रीयकरण पूछता है तो हम लोग कभी कभी एसबीआई का राष्ट्रीयकरण समझ के प्रश्न का उत्तर गलत कर देते हैं। वो है 1 जुलाई 1955 को एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण। तो दोस्तों जरा सा आरबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसी में रेलवे का राष्ट्रीयकरण भी हम लोग इंक्लूड कर देते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखना है हम सबको। कन्फ्यूज़न से बरी हो जाइए, कन्फ्यूज़न से क्लियर रहिए बिल्कुल, कि हमको अगर रेलवे पूछेगा तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण तो वो बताएंगे, और आरबीआई पूछेंगे तो क्या बताएंगे? 1949 बताएंगे, और एसबीआई पूछेंगे तो 1955 बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आरबीआई की जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? गवर्नर होता है। क्या कहलाता है दोस्तों? गवर्नर। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कौन कहलाता है? गवर्नर कहलाता है। गवर्नर एवं डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति, यानी जो गवर्नर होते हैं उनके अधीन में कुछ डिप्टी गवर्नर होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है? सरकार द्वारा की जाती है दोस्तों, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा किया जाता है दोस्तों। तथा इस बैंक का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है दोस्तों। अब इस बात को याद रखिएगा, इस बैंक का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया दोस्तों। इस बैंक का उल्लेख संविधान में नहीं किया। कभी कभी पूछता है संविधान का उल्लेख किया गया है, संविधान में आरबीआई का उल्लेख किया गया है, सही है, गलत है, दोनों सही है, क्या है, ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है। बहरहाल आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इसका वित्तीय वर्ष जो होता है दोस्तों, अब जैसे हम लोग का यानी हमारे देश का जो वित्तीय वर्ष चालू होता है वो कब से चालू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन जब आरबीआई का वित्तीय वर्ष पूछता है दोस्तों तो क्या होता है? 1 जुलाई, अभी जो जुलाई चल रहा है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। तो आरबीआई का 1 जुलाई से 30 जून तक होता है क्या? वित्तीय वर्ष। यानी इसका वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक इंडिया का मुख्यालय पहले कलकत्ता में था। जब आरबीआई स्थापित हुआ था तो तब उस बैंक की
उस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे था, उस आरबीआई के मुख्यालय कहाँ पर था, कलकत्ता में। उसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया गया, यानी स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पर, सबको पता है आरबीआई का मेन मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में दोस्तों। कहाँ पर है, मुंबई में है। लेकिन वर्ष 1937 में मुंबई, लेकिन कब किया गया था, वर्ष 1937 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय बोर्ड जो मुंबई में है, जो मुंबई में है, उसको लेकर 4 जगह है, 4 जगह मेन मुख्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर दोस्तों, कहाँ कहाँ पर है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में है। यानी कभी कभी पूछता है कि आरबीआई के 4 मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, तो ऑप्शन दिया रहता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, आगरा, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, ऐसे दिया रहता है। तो उसमें आप सर्च कीजिएगा, देखिए क्या है चारों, जो 4 है उसमें से एक सही होगा, तो उस पर आप टिक मार्क करना है। ठीक दोस्तों, जहाँ पर आरबीआई के कार्यालय नहीं है, जहाँ पर आरबीआई के कार्यालय नहीं है, वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई क्या होता है, जहाँ पर आरबीआई कार्यालय नहीं है वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। दोस्तों कैसे कार्य करता है, प्रतिनिधि, यानी उसकी जगह एसबीआई कार्य करता है। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ बैंक को, जैसे लखनऊ में आरबीआई का मुख्यालय है, लेकिन वहाँ लिखा रहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह अधिकृत किया गया है। यानी कि कहता यह है कि अगर वहाँ हमारे यूपी में कहीं भी आरबीआई के मुख्यालय नहीं है और हमें आरबीआई जाना पड़ेगा, तो क्या हम जाएंगे सीधा कहाँ पे, मुंबई जाएंगे? ऐसा नहीं है। आप स्टेट बैंक में जाएंगे, वो आरबीआई के प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करता है और वो हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भी है। कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में व्यापारिक दृष्टि से, भारत में व्यापारिक दृष्टि से अक्टूबर नवंबर से लेकर अप्रैल मई तक व्यस्त काल, बिजी सेशन होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत में व्यापार की दृष्टि से, व्यापारिक का मतलब होता है व्यापार की दृष्टि से, अक्टूबर नवंबर, चाहे अक्टूबर मानिए चाहे नवंबर मानिए, से अप्रैल मई तक, चाहे अप्रैल चाहे मई तक व्यस्त काल, बिजी सेशन होता है। दोस्तों बिजी सेशन और स्लैक सेशन यानी व्यस्त काल और शिथिल काल में क्या होता है कि मुद्रा की छपाई बढ़ जाती है। कब? जब बिजी सेशन होता है तो मुद्रा की छपाई बढ़ जाती है। वहीं जब स्लैक सेशन यानी कि शिथिल काल होता है तो मुद्रा की छपाई कम कर दी जाती है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे, जब कभी आप अक्टूबर नवंबर के बाद देखते होंगे तो क्या होता है, मुद्रा नई नई मिलने लगती है हमको। आरबीआई जब हम एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने, तो उसमें क्या होता है, जब हम पेमेंट निकालते हैं तो नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो क्या होता है, पेमेंट मतलब पैसे जो निकलते हैं बहुत हार्ड होते हैं, अच्छे होते हैं, लगता है यार बिल्कुल नया नया नोट है। लेकिन उसके बाद जब आप वही अप्रैल मई जून जुलाई में जाते हैं तो आपको लगता है यार बड़े पुराने पुराने नोट निकल रहे हैं, क्या बात है। तो ये सबको समझ में नहीं आता दोस्तों, आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो, आप टीचर बनने जा रहे हो, यूपी टेट, सी टेट का, बीएड का एग्जाम क्वालिफाई करने जा रहे हो, इन सब के बारे में जानना ही है। अब नहीं जानेंगे तो फिर गलती आपकी है ना दोस्तों। मेरे साथ बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं, तो क्या मैंने कहा, भारत में व्यापार की दृष्टि से अक्टूबर से नवंबर यानी अप्रैल से मई तक का व्यस्त काल, बिजी सेशन होता है, जिसमें मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत मई जून से सितंबर अक्टूबर तक का काल शिथिल काल कहलाता है। शिथिल काल में मुद्रा की छपाई कम कर दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिएगा ज़रा सा, शिथिल काल में मुद्रा की छपाई कम कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये आरबीआई के बारे में मैंने बताया, अभी आरबीआई के बारे में कुछ और बताना है दोस्तों। अब ये आप बिल्कुल विधिवत इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स का आप कॉपी बनाते रहिए दोस्तों और इसके स्क्रीनशॉट करिए, इसके आगे मैं चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिएगा, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब अगला देखिए दोस्तों, प्राय देखा गया है कि आरबीआई व्यस्त काल में नोटों की छपाई बढ़ा देती है तथा शिथिल काल में नोटों की छपाई कम कर देती है। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों करती है, मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, सितंबर अक्टूबर के बाद यानी सितंबर अक्टूबर यानी शिथिल काल, व्यस्त काल के बाद जब होता क्या है, लोग मार्च या अप्रैल यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में वो पैसे को जो कर्ज लिए रहते हैं बैंक से, सोचते हैं उसको हम बराबर कर दें। सोचते हैं क्या सोचते हैं कि हम उसको बराबर कर दें, उसको कहीं ना कहीं से उसको
पूरी तरीके से कर्ज को देना चाहते हैं, क्योंकि उनको वित्तीय वर्ष होता है हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो उसके बीच में वो पूरा अपना काम निपटाना चाहते हैं। तो जिससे कर्ज लिए रहते हैं उसको पूरा देना चाहते हैं, यानी बैंकों से अगर कर्ज लिए हैं तो वो देना चाहते हैं। जब वो कर्ज देते हैं बैंकों को, यानी जो लिए हुआ कर्ज रहता है उसको जब रिफंड करते हैं, वापस करते हैं, तो बैंकों के पास पैसे आ जाते हैं, आरबीआई के पास पैसे आ जाते हैं ढेर सारे। तो सोचता हम छपाई क्यों करें। लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना बीता, उसके बाद लोग क्या करते हैं, अपने नए काम की शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद नए काम की शुरुआत के लिए वो पैसे लेने लगते हैं और बैंक के पास पैसे कम पड़ जाती है। तो बैंक क्या करता है, बैंक बोलता है आरबीआई से कि मुझे पैसे चाहिए। आरबीआई कहता है बस कुछ समय इंतजार कीजिए, छपाई बढ़ा दे, रात दिन करके वो छपाई को इंक्रीज करने में लगी रहती है बैंक। अब दोस्तों ये तो हो गया आरबीआई के मेन उद्देश्य, क्यों स्थापित किया गया था, क्या करता है आरबीआई, ठीक है ना। लेकिन अभी प्रमुख कार्य रह गए हैं। आरबीआई के कुछ कार्य ऐसे हैं जिसके बारे में बताना चाह रहा हूं दोस्तों। देखिएगा, आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, यानी आरबीआई का मेन कार्य क्या होता है, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना, ये उसके मुख्य कार्य हैं। केंद्रीय बैंक यानी सभी, जैसे हमारा केंद्र में हम भारत के मंत्री मेन कर्ता धर्ता कौन होता है, प्रधानमंत्री। अब ये समझ लिए कि केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना, यानी कि मेन सभी बैंकों का केंद्र है, सभी बैंकों का मुखिया है ये, ठीक है दोस्तों, ऐसे समझिएगा। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, सरकार को जब कभी कर्ज लेना हो, सरकार को जब कभी कुछ पैसे आपात की स्थिति में जब पैसे लेना हो तो किससे लेती है सरकार दोस्तों, आरबीआई से लेती है, आरबीआई से मांगती है। अब वो बात अलग है कि वो आरबीआई दे या एसबीआई दे। अगर एसबीआई भी दे रही है तब भी वो आरबीआई के थ्रू ही देती है। एसबीआई कभी अपने ऊपर लोड नहीं लेती है। वो जब सरकार मांगती है तो एसबीआई भले दे, लेकिन वो आरबीआई के थ्रू ही देती है दोस्तों। मुद्रा का निर्गमन करना यानी छपाई करना, दोस्तों क्या कार्य करती है आरबीआई, क्या कार्य करता है दोस्तों, मुद्रा का निर्गमन यानी छपाई करती है। बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करना, सभी बैंकों का बैंक है ये, सभी बैंकों का बैंकर, यानी सभी बैंकों का बैंकर कहिए या सभी बैंकों का बैंक कहिए या सभी बैंकों का बॉस कहिए, सभी बैंकों का पिता कहिए इसको, ठीक है दोस्तों, बातों को समझिएगा। साख नियंत्रण करना, साख नियंत्रण क्या होता है दोस्तों, यानी जितने भी ब्रांच खुलते हैं मनमानी नहीं खुलने चाहिए, उसके साख का निर्धारण किया जाता है। जब कभी कोई नई जगह ब्रांच खुलना रहता है किसी बैंक को, तो सिर्फ अपने बैंक से परमिशन नहीं लेता है, वो आरबीआई से भी परमिशन लेता है कि क्या खोल सकते हैं दोस्तों, यानी साख का नियंत्रण किया जाता है। औद्योगिक वित्त व्यवस्था करना, दोस्तों हमारे देश को चलाने के लिए औद्योगिक इकाइयों का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर औद्योगिक इकाइयाँ नहीं होंगी तो नए नए मैन्युफैक्चरिंग कैसे होंगे, उसमें मजदूर लोग कैसे काम करेंगे, उसमें पढ़े लिखे लोग कैसे जाएंगे, तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, है ना, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए आरबीआई भी चाहती है कि कोई अगर औद्योगिक इकाई स्थापित करता है, यानी औद्योगिक कंपनियां स्थापित करता है, तो उसके लिए अगर कोई कर्ज मांगता है तो जल्दी उसको वापस नहीं करता है, उसको पहले कर्ज देती है। कहता है कि नहीं, आप इसको ले जाइए, अपना काम धाम शुरू करिए, लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन है उसके आधार पर आप पैसे को वापस करने के लिए राजी रहिए, तैयार रहिए। दोस्तों ये सरकार इसलिए करती है, बैंक इसलिए करती है ना, कि चूंकि अगला आदमी कहीं ऐसा ना हो फ्रॉड, जैसे अब देखिए, आप देखे रहे हैं, नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत से आसिया उद्योगपति जो भाग चुके हैं। अब उन लोगों को क्या कहा जाए दोस्तों, हालांकि इसके बारे में आप लोग विधिवत जानते हैं, हमसे अच्छे जानते होंगे कौन कौन भाग चुका है, ठीक है दोस्तों। अब बात कुछ लोग लड़के पूछते हैं सर कि भागते लोग कैसे सरकार इतना पैसा दे देती है, मतलब कैसे बैंक जो है लोगों को इतना पैसा दे देती है। दोस्तों देती है, सपोज मैं क्या हूँ, मैं पढ़ाता हूँ आपको, मैं तैयारी भी कर रहा हूँ सिविल की, तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इस फर्म के लिए मॉडर्न क्लासेस को और अपग्रेड करना हो, मान लीजिए दोस्तों, मैं क्या करूँगा, बैंक के पास जाऊँगा तो मैं कहूँगा मुझे लोन चाहिए, कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा बैंक। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें कुछ पैसे जमा करने होंगे बैंक में, 50-60 हज़ार जमा कर देंगे, थोड़ा वहाँ के उससे मिलाएंगे उनको, क्या बोलते हैं, मैनेजर को, फिर जाएंगे, फिर अपना पैसे निकालेंगे 40 हज़ार, फिर उसमें 1.5 लाख रुपये डालेंगे, फिर किसी दिन उनसे कहेंगे मुझे कुछ लोन चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, कितना चाहिए भाई, बस 1 लाख रुपये। कहना अरे क्या बात कर रहे हैं आप, 1 लाख रुपये चाहिए, ले लीजिए। तो जरा फॉर्मेलिटी बता दे, अरे कुछ नहीं है, बस अपना जो मॉडर्न क्लासेस का या फिर जो अपने उद्योग स्थापित किए हैं उसके बारे में अब सारा कागज़ लेके आइए, हम कर देते हैं, अब भी कर देते हैं। और पता चला गए फटाक से उन्होंने कर दिया, और हम टाइम मिला था 3 महीने का। दोस्तों ध्यान रखिए, टाइम मिला बैंक से 3 महीने में आपको वापस करना है, लेकिन हमने वापस कर दिया 15 दिन में। अब वो खुश हो जाएंगे, यार क्या बात है, बड़ा जल्दी वापस कर दिया, हाँ काम हो गया, तो दे, मेरा हिसाब किताब क्लियर रहता है, मैं लेके भागता नहीं है। अब क्या करेगा, फिर 15 दिन बाद जाएंगे, यार मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, काहे नहीं मिलेगा, बिल्कुल ले लीजिए, आप तो हमारे पुराने ग्राहक है, पुराने कस्टमर, पुराने हमारे उद्योगपति यहाँ के हैं।
अब दे दिया, अब हमने पता चला वो 6 महीने का टाइम दिया था, हमने 3 महीने उसको वापस कर दिया। अब अगली बार जब हम जाएंगे तो वो भी सोचेंगे ना कि यार क्या मतलब अच्छा है, टर्नओवर इनका हो रहा है और हमेशा टाइम से पहले देते हैं। अगली बार गए 5 करोड़ ले लिया, उसको भी हमने 1 साल में बराबर कर दिया, दे के जो भी उसका ब्याज था सब कुछ क्लियर कर दिया। अब फिर क्या करेंगे, हम लेंगे 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। आप सोचते होगे ना कि इतने 1000 करोड़ रुपए लेके ये भाग कैसे गए। तो उसमें सोचते हैं लोग, सोचते हैं कि बैंक की मिली भगत। यार बैंक की मिली भगत नहीं होती है। बैंक कभी नहीं चाहता, बैंक का मैनेजर कभी नहीं चाहता कि आदमी लेके भाग रहा है और भाग जाए और हम जेल में चले जाएं। कोई बैंकर ऐसा चाहेगा, कोई बैंक का मैनेजर या सीईओ ऐसा चाहेगा, नहीं चाहता। लेकिन वो क्या करता है, मजबूर हो जाता है। वो मजबूर हो जाता है कि यार इतने दिन से ही हमारे यहाँ से टर्नओवर कर रहे हैं और पैसे तो ये देते ही रहते हैं, लाओ इनको दे देते हैं। उसे क्या पता रहता है कि इनके माइंड में क्या भरा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे लोग पैसे को लेकर भाग जाते हैं और कर्ज में डूबी हुई बैंक जो है वो आरबीआई से मदद मांगती है, आरबीआई उसको पूरा करती है। अब बात करते हैं दोस्तों, इतना तो जो हमने जो बात की दोस्तों वो किसके बारे में, आरबीआई के बारे में। देखा आरबीआई में व्यस्त काल और शिथिल काल दोनों के बारे में समझिएगा कि व्यस्त काल में नोटों की छपाई, यानी जब बिजी सेशन होता है, शेड्यूल होता है, उसमें आरबीआई नोटों की छपाई बढ़ा देती है। लेकिन जैसे ही बिजी सेशन खत्म होकर शिथिल काल, स्लैक सेशन स्टार्ट होता है, उसमें दोस्तों क्या करता है बैंक, उसमें कम कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि सभी उद्योगपति क्या होते हैं, मार्च अप्रैल या जनवरी फरवरी में क्या करते हैं, सारे जो कर्ज लिए होते हैं उसको वापस करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि उनको सरकार को टैक्स वेट देना होता है, सब क्लियर करना होता है दोस्तों। बाकी रही बैंकों के कुछ कार्य। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं प्रमुख बैंकों के कार्य, यानी कुछ ऐसे बैंक हैं जो, देखिए दोस्तों देखा जाए तो सभी बैंकों के अलग अलग कार्य हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको सिर्फ, मैंने क्या बताया था, उन्हीं बैंकों के बारे में पढ़े जिसके बारे में पूछता है। जैसे आईडीबीआई के बारे में पूछता है, आईडीबीआई बैंक क्या करता है, या लिखा रहता है कि सभी औद्योगिक इकाइयों को कर्ज प्रदान करता है। कौन करता है, एग्जिम बैंक, सिडबी, आरआरबी या आईडीबीआई। तो कौन होता है, आईडीबीआई। लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास के लिए बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। कौन है इसमें, आईडीबीआई। तो ये क्या करता है, कर्ज प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल, छोटे औद्योगिक इकाइयों को। वहीं पे आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। दोस्तों ये सभी बैंक ऐसे बैंक हैं जिनके बारे में पूछता है बार बार। तो इसके मुख्यालय भी हम लिखवा देंगे, स्थापना वर्ष भी पूछता है, स्थापना वर्ष भी लिखवा देंगे, और दोस्तों इसके कार्य भी लिखवा देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप जो है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम चर्चा करते हैं। अब देखिए ऊपर देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इतना हो गया। अब आगे देखिएगा दोस्तों कुछ बैंकों के प्रमुख कार्य, जैसे मैंने बताया आपको। तो जैसे जिसमें देखिए आईडीबीआई और सीडीबी के बारे में, एग्जिम बैंक के बारे में, नाबार्ड के बारे में, आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बहुत बार पूछता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कभी कभी पूछ लेता है आईडीबीआई स्टैंड फॉर, यानी आईडीबीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो औद्योगिक विकास बैंक, यानी फुल फॉर्म पूछेगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है दोस्तों, देखिएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इससे ये लगता है कि औद्योगिक विकास यानी उद्योगों के विकास के लिए बैंक है। स्थापना कब हुआ दोस्तों, 1 जुलाई 1964 को हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 जुलाई 1964 को। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। उद्देश्य एवं कार्य समझिएगा, यह बड़े यह देखिए दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, वर्ष 1964 में जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, तब यह बैंक सभी औद्योगिक इकाइयों को कर्ज प्रदान करता था, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। लेकिन दोस्तों वर्ष 1990 के बाद से, यानी जब सिडबी आया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, जब यह बैंक आ गया तो दोस्तों अब इस पर बोझ कम पड़ने लगा। क्यों, क्योंकि जो छोटे औद्योगिक इकाई होते हैं उनको कर्ज कौन प्रदान करता है, सिडबी। जो बड़े होते थे उनमें कौन कर रहा था, ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई। तो याद रखिएगा, ये वाला जो बैंक है आईडीबीआई, यह बड़े एवं मझौले, यानी कुछ होते हैं बहुत बड़े होते हैं, कुछ मझले होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो ये मझौले और बड़े औद्योगिक इकाइयों को, इकाई का मतलब होता है फैक्ट्री, ऐसे समझिएगा, यूनिट, फैक्ट्री, यानी उन सबको क्या करता है, कर्ज प्रदान करता है। व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को कर्ज प्रदान करता है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया आईडीबीआई के बारे में। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों सिडबी यानी इसका जो पूर्ण रूप होता है, जो इसका हिंदी रूप होता है, वो होता है भारतीय लघु औद्योगिक इकाई विकास बैंक। इससे यह पता चलता है कि दोस्तों ये लघु औद्योगिक यानी छोटी औद्योगिक इकाइयों को कर्ज प्रदान करता है। कैसे,
मुख्यालय देखिएगा इसका लखनऊ में है। स्थापना कब हुआ दोस्तों? 2 अप्रैल 1990। बहुत बार पूछता है, यहाँ तक कि यूपी टेट, सी टेट, बीएड में भी पूछ चुका है ये प्रश्न, याद रखिएगा दोस्तों। समीक्षा अधिकारी के और एसएससी सीजीएल में तो, बैंक में तो हमेशा पूछता रहता है। जितने लोग बैंक की तैयारी करने वाले हैं ये चैप्टर ज़रूर देखेंगे, इसमें पूर्ण रूप और स्थापना वर्ष, मुख्यालय ज़रूर पूछता है दोस्तों। अब देखिएगा सिडबी के जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? यह अति लघु, यानी जैसे एक सबसे छोटा होता है, एक छोटा होता है, तो चाहे अति लघु हो चाहे लघु हो, यानी छोटा हो चाहे बहुत छोटा हो, इन सभी इकाइयों को क्या करते हैं दोस्तों? ये कर्ज प्रदान करता है। क्या करता है? कर्ज, लोन। ऐसा नहीं कि दे दिए तो काम खत्म, नहीं, टर्म एंड कंडीशन के आधार पर, यानी टर्म एंड कंडीशन पर देता है और लेता भी है। नहीं देंगे तो वही नीलामी करेगा फिर। तो कहने का मतलब यह है कि आपको सपोर्ट कर रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है तो हमें खाने पीने के लिए नहीं है, हमें पहले अपने बिजनेस को मजबूत करके बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद जो इनकम होगा उससे हम इसके कर्ज को देंगे। देखिए दोस्तों एक बात बताएं, जब तक पैसे नहीं होगा ना तब तक दिमाग काम नहीं करता है। आप कितना भी सोच लो, मैं सोचता हूँ कि एक बिज़नेस कर लूँ, आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहेगी, 1 रुपया नहीं रहेगा, तो आप कैसे सोचेंगे? सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। कब करेंगे? जब मनी रहेगा। मनी नहीं है तो बिना मनी क्या कुछ भी नहीं है, मतलब आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये सरकार क्या कहती है कि सरकार कहती है कि आप सोचिए, आप औद्योगिक इकाई स्थापित कीजिए, हम हैं ना कर्ज प्रदान करने के लिए, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपके अंदर गुण होने चाहिए। अब पता चल कुछ भी है नहीं, न गुण है, न कार्यभार है, न प्रोफेशनल अपनी डिग्री है, तो फिर आप कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते फिर। लेकिन आप कोशिश करिएगा, चाहे अति लघु हो चाहे लघु हो, इन सब के विकास के लिए बहुत ढेर सारे बैंक हैं जो कर्ज प्रदान करता है। अब बात करते हैं दोस्तों आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यह कौन सा बैंक है? जैसे सुना होगा काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, है ना दोस्तों, बनारस का है। तो ये किसका पार्ट है? ये यूनियन बैंक का पार्ट है। देखिए दोस्तों हर बैंक अपना ग्रामीण क्षेत्र खोलता है, पहली बात समझ लीजिए। तो भारत में 2 अक्टूबर 1975 में भारत में 5 जगहों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। कहाँ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, फिर हरियाणा यानी भिवानी में, मालदा पश्चिम बंगाल में, जयपुर राजस्थान में। यानी भारत में टोटल 5 जगहों पर पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में। उस दिन क्या मनाया जाता है 2 अक्टूबर को? हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी का जन्म दिवस है ना दोस्तों, जन्म दिवस मनाया जाता है उस दिन 2 अक्टूबर को, जिसके उपलक्ष्य में भारत में 5 जगहों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, जिसके तहत हम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कर्ज प्रदान करते हैं। देखिएगा क्या करता है ये काम? यह काम करता है 5 जगहों पर स्थापित होने के बाद अब इसका विस्तार। देखिए दोस्तों जब 5 जगहों पर स्थापित हुआ तो सिक्किम और गोवा को छोड़कर अब ये पूरे भारत में ये स्थापित है। इसका मुख्य उद्देश्य यानी कार्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को प्रदान करना, ग्रामीण सुविधाओं को प्रदान करना, यानी ग्रामीण के लोगों को कर्ज देकर सुविधा प्रदान करना। दोस्तों ये ग्रामीण का नाम क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया दोस्तों, देखिए कोई भी बैंक का मालिक, मैं समझ लो प्राइवेट बैंक खोल रहा हूं, तो क्या मैं गांव में बैंक खोलूंगा? नहीं खोलूंगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि गांव में लोग कितना पैसा डालेंगे? 500 रुपये डालेंगे, 300 रुपये निकालेंगे, 1000 रुपये डालेंगे, 800 रुपये निकालेंगे। तो हम तो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे ना। देखिए वो कोई इंसान हो, सोचिए ज़रा सा, हर इंसान चाहता है कि मैं बैंक खोलूँ, मैं कोई भी कंपनी स्थापित करूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? विधिवत शहरों में जाना पड़ेगा। तो लोग अक्सर करके आपने देखा होगा कि प्राइवेट बैंक जितने होते हैं सब शहरों में होते हैं। तो प्राइवेट बैंक क्यों शहर में होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसको मेन अर्निंग चाहिए और मेन फ्लो चाहिए होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपॉजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले, ठीक है ना, तभी उसको फ़ायदा होगा। आगे हम जब राष्ट्रीयकरण पढ़ाएंगे, इसके बाद जस्ट स्टार्ट होने जाएगा राष्ट्रीयकरण अगले लेक्चर में, तो मैं विधिवत बताऊंगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। राष्ट्रीयकरण नहीं होता तो लोगों को क्या लाभ होता या क्या हानि होता, और बैंकों को क्या लाभ होता, बैंकों को क्या हानि होती। तो दोस्तों इसके बारे में हम विधिवत बताएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सिर्फ IDBI, सिडबी और RRB के बारे में। आगे हम बात करने जा रहे हैं नाबार्ड के बारे में, आगे हम बात करने जा रहे हैं NHB के बारे में। ठीक है दोस्तों, इन सभी बैंकों के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि कई बार पूछता है। मैंने कहा था कि हम उतने बैंकों के बारे में जानेंगे, उतने बैंकों के बारे में विधिवत जानेंगे जिसके बारे में प्रश्न पूछता है, पूछता था, पूछता रहेगा। इतना जान लेंगे दोस्तों, आपको यकीन मानिए किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे रेलवे हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो और यूपी टेट, सी टेट, बीएड का एग्ज़ाम में आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। सफलता चुनौतीपूर्ण रहेगा लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों जरा स्क्रीन शॉट कर लीजिए इसको और आगे देखिएगा, जरा स्क्रीन शॉट कर लीजिए दोस्तों, आप लोग इसको स्क्रीन शॉट कर लिए आप। अब अगला देखिएगा दोस्तों, तो क्या है ये एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक यानी फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, यानी आयात एवं निर्यात बैंक। इससे पता चल रहा है दोस्तों कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां, जो भी औद्योगिकपति या जो उद्योगपति लोग क्या करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। अगर उनके पास पैसे कमी होती है तो कहाँ जाते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक के पास। ये क्या करती है, सभी औद्योगिक इकाइयों को उनके आयात निर्यात करने के लिए, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों देखिएगा, इसकी स्थापना कब हुआ था स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 जनवरी 1982 को यह स्थापित हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है किसका, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक का। दोस्तों उद्देश्य क्या है, यह बैंक विदेशों से आयात निर्यात, यानी इस देश यानी भारत देश से या कोई अगर विदेशों में आयात निर्यात कर रहा है, अपने माल को भेज रहा है, वहाँ से कच्चे माल मंगा रहा है या पक्के माल मंगा रहा है, तो दोस्तों उसके उन सभी समूहों को क्या करता है, ये कर्ज प्रदान करता है वस्तुओं सेवाओं के लिए जो जुटाती है, वित्त जुटाती है। इसका सिंपल से मतलब बस समझिएगा दोस्तों कि आयात निर्यात करने वाले औद्योगिक इकाइयों को कर्ज प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक इकाइयों को कर्ज प्रदान करता है, इतना ही समझते रहिए आप। अब देखिए दोस्तों, आता मेन जिसके बारे में अत्यधिक बार प्रश्न पूछता है, अत्यधिक बार फुल फॉर्म पूछता है, स्थापना पूछता है, मुख्यालय पूछता है, कार्य पूछता है। कौन सा है वो, नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल से समझ में आता होगा, ठीक है दोस्तों, ग्रामीण इलाकों के लिए, उसके विकास के लिए क्या करता है, ये कर्ज प्रदान करता है। स्थापना वर्ष 12 जुलाई 1982, स्थापना वर्ष 12 जुलाई 1982 को, मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, इसका उद्देश्य, इसकी यह जो स्थापित हुआ था, तो दोस्तों एक अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है शिवरमन। तो शिवरमन सिंह है, शिवरमन जी की समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या होता है, कृषि लघु यानी खेती कियारी करने वाले लोगों, किसानों के लिए लघु औद्योगिक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों, कुटीर एवं जैसे मुर्गी पालन हो गया, छोटे मोटे औद्योगिक कार्य करने वाले के लिए, हस्तशिल्पों जो सिलाई कढ़ाई बुनाई करते हैं उनके लिए, गांवों में अन्य आर्थिक यानी इकोनॉमिक गतिविधियों के संवर्धन हेतु, गतिविधियों के बढ़ाने के लिए हेतु ऋण उपलब्ध कराना है। इसका मतलब समझ में आ गया दोस्तों, गांव में जो कोई मुर्गी पालन करना चाहता है, मछली पालन करना चाहता है या हस्तशिल्प वाला कोई कार्य करना चाह रहा है, उनके पास पैसे नहीं है, वो क्या करता है, ये बैंक ये उनको कर्ज प्रदान करती है। ग्रामीण इलाकों के लिए, शहरी इलाकों के लिए कहता है नहीं भैया आप शहर में जाओ, बहुत से बैंक खुले हैं, आपको मिल जाएगा। अगर ग्रामीण इलाकों में करना चाहते हैं आपको तुरंत सपोर्ट किया जाता है। इसलिए सपोर्ट किया जाता है दोस्तों, सरकार का जो लक्ष्य होता है कि सबका साथ सबका विकास, और प्राचीन काल में जो पहले की सरकार थे उन सबका भी ये उद्देश्य होता था कि सबके साथ सबका विकास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों क्या किया जाता है कि अगर शहरी विकास कर रहा है, अगर कोई विदेशी आदमी आ गया तो क्या कहेगा कि यार भारत तो बहुत अच्छा देश है, लेकिन जैसे ही गांव में जाए कहेगा अरे यार ये ऐसे लोग भी रहते हैं गांव में। तो यानी हर तरफ से विकास होना चाहिए। अगर भारत का विकास करना है, हमारे देश का विकास करना है, तो पूरे का विकास होगा, तभी भारत संपूर्ण विकसित देश माना जाएगा। इसीलिए हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, न कि विकसित देश की श्रेणी में। विकसित का मतलब होता है पूर्ण तरीके से डेवलप्ड, और विकासशील का मतलब डेवलपिंग, यानी हो रहा है, विकसित होने के कगार पे है, विकासशील हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इन बातों को याद रखिएगा। तो दोस्तों इसको नोट करिएगा, नोट जरूर बना लीजिएगा। IRBI इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, दोस्तों इस बात से ध्यान रखिएगा, रिकंस्ट्रक्शन पुनः निर्माण, भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण क्या, जो से निर्मित हुआ उसको फिर से निर्माण करना, जिसका फिर से निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, तो IRBI इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना वर्ष 20 मार्च 1985, मुख्यालय नई दिल्ली। उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य मरी हुई या बीमार, मरी हुई मतलब जो कंपनियां बिल्कुल मर गई हो, जो एकदम बंद हो गई हो, इसी को बोलते हैं मरी हुई, या रुग्ण पड़ी हुई कंपनियां। देखिए दोस्तों, बीमार मैंने लिख दिया है, लेकिन बीमार का ऑप्शन बड़ा कम आता है, लिखा रहता है रुग्णगत, यानी रुग्ण पड़ी हुई, रुग्ण का मतलब होता है बीमार, बीमारी। तो रुग्ण पड़ी हुई औद्योगिक इकाइयों को कर्ज प्रदान करके फिर से जिंदा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर से जिंदा किया जाता है। दोस्तों IRBI के फिर समझ लीजिएगा, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, 20 मार्च 1985 की स्थापना वर्ष, मुख्यालय नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है मरी हुई
जो कंपनियां मर गई है, बीमार पड़ी हुई कंपनियों को कर्ज प्रदान करती है, जिससे उसको फिर से जिंदा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर था। जो दोस्तों अब आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितने भी प्रश्न हम करेंगे, जो प्रश्न करते हैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश किया करिए दोस्तों। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वर्तमान समय में हम प्रश्न जो करने जा रहे हैं उसके बारे में ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स का क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। अगले वीडियो का इंतजार करिए दोस्तों। अगले वीडियो में हम ज़रूर लेके आएंगे। इसके बाद मैं लेके आऊँगा दोस्तों राष्ट्रीयकरण, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, क्यों किया जाता है। उसके बाद विलय, जितने बैंक बचे हैं, जितने बैंकों का विलय किया गया है, सबके बारे में विधिवत बताऊँगा दोस्तों। अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।